हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा है पाठ 1 फसल उत्पादन और प्रबंध कक्षा 8वीं का। इसमें हम 1.5 तक पढ़ चुके हैं। अब 1.6 पेज नंबर 7 पर हम सिंचाई पढ़ेंगे। सिंचाई का अर्थ होता है फसलों को जल देना, उसका अर्थ है। तो जीवित रहने के लिए हमें जीवों को जल की आवश्यकता होती है, इसी तरह से पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। पौधों की जो जड़ें हैं वो जल को जमीन से अवशोषित करती हैं, जिसके साथ वो खनिज लवणों को भी और पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो बीज होते हैं वो सूखे में अंकुरित नहीं हो सकते। जो बीजों से जो पौधे बनते हैं वो शुष्क स्थिति में नहीं बन सकते। जल में घुले हुए जो पोषक तत्व हैं उनका स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में जाता है। मतलब जल में जो पोषक तत्व हैं उसको वो पूरे पौधे में चले जाते हैं। यह जो जल है फसल की सर्दी, गर्मी और हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना चाहिए। तो इसका मतलब कि अच्छी फसल के लिए और जो मिट्टी है वो सूखी ना रहे, इसके लिए खेतों में पानी दिया जाता है। और बिना जल के पोषक तत्व नहीं पहुंच सकते पूरे पौधे में, इसलिए भी जल जरूरी है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब देखिए, खेत में जल देना ही सिंचाई नहीं, बल्कि एक निश्चित अंतराल बाद। ये नहीं है बहुत सारा पानी देते रहो उसको या बहुत कम पानी दो। ये एक निश्चित अंतराल, निश्चित समय में देना चाहिए। सिंचाई का समय एवं बारंबारता, जो सिंचाई का कौन सा समय है या कितनी बार उसमें फसल उगाई है या मिट्टी कौन सी है या ऋतु कौन सी है, तो ये सब पर डिपेंड करती है सिंचाई करना। गर्मी में पानी ज़्यादा दिया जाता है जबकि सर्दियों में कम दिया जाता है। तो इसलिए गर्मियों में पानी बार बार दिया जाता है, तो बारंबारता उसकी अधिक होती है। तो क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, जो वो है पानी वो सूर्य के प्रकाश से वाष्पित होकर ऊपर उड़ जाता है और ज़मीन में पानी की कमी हो जाती है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी देंगे। तो ये अब बूझो बोलता है, इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख गए। तो बूझो ने कुछ पौधे लगाए थे पिछली गर्मियों में, तो उसने पानी नहीं दिया टाइम पे, तो वो सूख गए थे। तो इसलिए ये अलर्ट हो गया है अब की बार कि बार बार पानी देगा। तो सिंचाई के जो जल है वो आता कहाँ से है? कुओं से आता है, जलकूप से आता है, तालाब से आता है, नदियों से, बांध से और नहर से। ये सिंचाई के स्रोत हैं, यहाँ से जल आता है। अब ये है, देखिए, सिंचाई के पारंपरिक तरीके। पारंपरिक तरीके का मतलब कि पहले सिंचाई कैसे की जाती थी, जो अब तक परंपरानुसार अब तक भी वही साधन, वही तरीके अपनाए जाते हैं सिंचाई के। तो वो होते हैं सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों और नहरों से जो पानी मिलता था वो खेतों तक पहुंचाने के जो तरीके हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। मवेशी और मजदूर इन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। मवेशी के मतलब जानवर जो है। अतः यह सस्ते हैं लेकिन कम दक्ष हैं। कम दक्ष का मतलब होता है कि ये जो है इनसे पानी वेस्टेज ज़्यादा होती है एक तो, और इसके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है जितने आधुनिक हैं। तो विभिन्न पारंपरिक तरीके ये है। नंबर 1 है मोट जैसे ये दिखा रखे, देखो इसमें ये एक घड़ा बंधा हुआ है, कुएं से पानी खींचा जाता है और ये एक रस्सी है, ये उधर आगे एक मशीन से जुड़ी होती है, ये पानी फिर डाल दिया जाता है तो खेतों में चला जाता है। दूसरा है चेन। अब ये है जो है ये चेन, देखिए ये चेन से ये बाल्टी बंधी हुई है, तो ये पानी भर के कुएं में से लेकर आती है और इसमें बिखेर देती है, तो ये खेतों में पहुंचता है। उसके बाद है ढेकली, रहट। तो ढेकली है जैसे ये है, इसमें देखो ये बाल्टी बंधी हुई है, एक तरफ पत्थर बंधा हुआ है। जब बाल्टी को अंदर डालते हैं ये ऊपर उठ जाता है, पानी बाल्टी को बाहर लेके आते हैं तो इसको दबाना पड़ता है, तो बाल्टी बाहर आ जाती है और पानी खेतों में डाल दिया जाता है। ये रहट है, इसमें बहुत सारी बाल्टियाँ बंधी हुई, ये यंत्र है जो ये बाल्टियाँ हैं 1 2 3 4 ऐसे, और ये ऐसे इनसे बैलों से घुमाया जाता है। बैल घुमाते हैं, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं ये, तो ये पानी भर के यहाँ पे डालते रहते हैं, यहाँ पानी, और ये खेतों में चला जाता है।
जल को ऊपर खींचने के लिए, देखिए अब ये पढ़ते हैं, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। अब जो है जल को खींचने के लिए मोटर वगैरह का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत बिजली जो है या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। अब हमने पढ़ी पुरानी विधियाँ, अब है आधुनिक जो आजकल जो विधियाँ अपनाई जाती हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से करते हैं, मतलब कम जो है वो खराब होता है जल। और मुख्य विधियाँ हैं, एक है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र में क्या होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर रेत होता है या फिर जमीन ऊबड़ खाबड़ होती है, तो यहाँ पर जल की मात्रा कम होती है, वहाँ पर इस छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। उद्र पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं। ये देखिए, ये पाइप है, उद्र पाइप बोलते हैं इनको। ये ऊपर की तरफ है, ये ऐसे, इसमें नोजल लगी होती है। यहाँ पर नोजल लगी होती है और वो घूमता रहता है, ऐसे ऐसे लगी होती है। ये दोनों तरफ से पानी निकलता है, तो ये घूमती रहती है, तो ऐसा लगता है जैसे फवारा चल रहा हो। नोजल यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। ये है मुख्य पाइप, ये जो मुख्य पाइप है ये जुड़े होते हैं इससे निश्चित दूरी पर। ये इससे इतनी दूरी पर है, ये और ये है, ये इधर भी जुड़े हुए हैं। ये जल पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है। जो ये जल पंप है, यहाँ से कुएं से पानी खींचा जाता है ऐसे, फिर इस पाइप में भेजा जाता है, ये इससे जुड़ी होती है, फिर इस पाइप में भेजा जाता है। इस पाइप में से सभी पाइपों में ये पहुँच जाता है पानी, या आगे से इस पाइप में जुड़ी होती है और ये ऐसे जुड़ी होती है, इससे ये सब नलों में ऐसे पानी ऊपर की तरफ ऐसे चला जाता है। जब ये नोजल घूमते हैं तो इनसे पानी बाहर आता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लोन में, कॉफ़ी की खेती में या कई अन्य फसलों में भी ये वाला तंत्र उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद है ड्रिप तंत्र। ड्रिप का अर्थ होता है बूंद बूंद। तो ये बूंद बूंद करके, जैसे नाम से पता लग रहा है, बूंद बूंद करके इससे पौधों की जड़ों में पानी डाला जाता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे या बगीचे या वृक्षों में पानी देने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। सीधे इससे जड़ों में पानी दिया जाता है, इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में एक वरदान है। तो वह तंत्र जिसमें जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता ड्रिप तंत्र है। देखिए, ये भी ऐसा ही छिड़काव तंत्र जैसा, ऐसे पानी यहाँ जाता है और यहाँ जाता है, लेकिन इसमें ऊंचे पाइप ना लगाने के बजाय यहाँ पर छोटे छोटे, ये बिल्कुल छोटे छोटे पाइप बिल्कुल प्लांट के पास लगा रखे हैं। ये बिल्कुल पास लगा देते हैं, तो इसमें से पानी सीधे ही प्लांट की जड़ों में पहुँच जाता है। यह है ड्रिप तंत्र, ठीक है। अब है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं खरपतवार। यहाँ तक हमारे सारे जो तरीके थे सिंचाई के वो ख़त्म हो चुके हैं। अब है खरपतवार। अब खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होते हैं, जब हम फसलें उगाते हैं तो उनके साथ कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं, जैसे घास फूस उग जाते हैं, बथुआ वगैरह उग जाता है, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाता है। क्या करता है वो, जो फसल होती हैं उनके खाने को वो खा जाते हैं। अभी कैसे, देखिए, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उगते हैं, इसको कोई उगाता नहीं है, फसल के साथ उग जाते हैं। इन्हें अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अवांछित पौधे मतलब ये हम चाहते नहीं थे ये उगाना, इनको अपने आप उगते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है। खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई करना। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। वो क्या करते हैं, जब हम पौधों को जल देते हैं तो जल को सोख लेते हैं। पोषक जो पौधे के लिए जो ज़मीन में पोषक होते हैं उनको सोख लेते हैं, और जो प्रकाश उनके लिए मिलना चाहिए, कुछ पौधे जो होते हैं वो उनको ढक भी लेते हैं, तो वो फसलों को नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से उनकी स्पर्धा में लगे रहते हैं, और ये हमारे जो पौधे होते हैं उन तक जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी कर देते हैं, वो अच्छी तरह से नहीं उग पाते हैं। तो तथा अब ये है, मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। ये खरपतवार विषैले भी हो सकते हैं, अगर इनको काट लिया जाए इसके साथ, फसलों के साथ, तो ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने और उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीकों को अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। जैसे
जब फसल बोते हैं तो उससे पहले खेत जोता जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, मिट्टी को पोला बनाते हैं, मिट्टी को पलटा जाता है। जब मिट्टी को पलटा जाता है तो जो खरपतवार होते हैं उनकी जड़ें हैं वो उखड़ जाती हैं और वो पौधे जो हैं वो सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो खरपतवार हटाने का सबसे अच्छा जो है समय कब है कि वो उसमें फूल ना आए या बीज ना आए। अगर उनमें फूल और बीज आ गए खरपतवार में तो और बढ़ जाएंगे वो। तो उससे पहले जब वो छोटे छोटे होते हैं तभी उनको हटा देना चाहिए। उनको खरपतवारों को जो हाथ से उखाड़ कर या फिर भूमि के जो बिल्कुल नज़दीक से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। कई बार महिलाएं अपनी भैंसों के लिए चारा लेने जाती हैं, जो घास होती है जैसे बथुआ होता है, साटी बोलते हैं। तो ये बहुत सारे खरपतवार होते हैं जिन्हें भैंस के चारे के लिए उपयोग किया जाता है। तो उन्हें अगर समय पर नहीं हटाया जाए तो फसलों से भी ज़्यादा उग जाते हैं और फसलें कमज़ोर रह जाती हैं। रासायनिक उपयोग से भी, जो केमिकल्स हैं उनके उपयोग से भी खरपतवारों को हटाया जा सकता है। इन रसायनों को क्या कहते हैं, खरपतवार नाशी, खरपतवार का नाश करने वाले खरपतवार नाशी होते हैं। अब ये एक नाम दिया गया है 2,4-D खरपतवार नाशी का। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे किया जाता है जिससे खेत में छिड़काव किया जाता है। देखिए ये छिड़काव कर रहा है आदमी, इसने अपना मुंह ढक रखा है किसी कपड़े से। तो क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? हाँ पड़ता है, क्योंकि ये दवाई होती है, कीटनाशक होती है, तो ये हमारे सांस के द्वारा अंदर जाती है तो हमारे ऊपर प्रभाव डाल सकती है। इसलिए मुंह ढक के ही इसको छिड़काव किया जाना चाहिए। जैसे पहले बताया गया, खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। जब तक वो फूल उसमें बीज ना आए या पुष्प ना आए उससे पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव कर दिया जाता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए, जैसे मैंने अभी पहले बताया था। तो ये यहाँ तक हमारा पाठ हो जाता है ख़त्म 1.7। तो ये पेज नंबर 10 तक। तो आगे के वीडियो में हम 1.8 से पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, अच्छे से समझना है और इसको पसंद अगर आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।